वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जहाँ भी पॉलिटी पूछी जाती है वहाँ इमरजेंसी से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। यूपीएससी का काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रहता है। घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो लिंक कर ही देते हैं, चाहे वो प्री एग्जाम में हो या वो मेंस एग्जाम में हो। चलिए इमरजेंसी की बात करते हैं और समझते हैं ये क्या होती है, इंडिया में ये कैसे लगती है और इसका अब तक क्या क्या प्रोविजन रहते हैं। चलिए एक बेसिक स्टडी कर लेते हैं। इमरजेंसी मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पर हमारे ऑर्डिनरी लॉज के थ्रू अगर हम काम करते हैं तो काम नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसी सिचुएशन आ गई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, ऐसी सिचुएशन जहां पर नॉर्मल लॉज उतने सफिशिएंट नहीं रहते हैं, वहां हमें एक्स्ट्रा मेजर्स लेने की जरूरत पड़ती है। उन कंडीशंस को मैनेज करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा जो मेजर्स लेने लॉ लॉ बनाए हैं, दैट इज इमरजेंसी। ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा और कह सकते हैं कि इमरजेंसी कंडीशंस कैसी होती हैं। अब ये कई तरह की हो सकती हैं, जहां पर संविधान पूरी तरीके से लागू न किया जा पा रहा हो, या किसी ने हमला कर दिया हो, या नेशनल इंटीग्रिटी की बात आ रही हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की बात आ रही हो, या हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। यानी आपदा, किसी भी तरीके की जो आपदा आई होती है उसे हम इमरजेंसी के तहत कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब इस ऐसी इमरजेंसीज को टैकल करने के लिए हमारे संविधान ने 3 तरीके की इमरजेंसी डिफाइन कर रखी हैं। दैट इज नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में डिफाइन कर रखी है। देन स्टेट इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 356 में डिफाइन कर रखी है। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में डिफाइन कर रखी है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी बहुत चर्चा में रहती है क्योंकि ये इम्प्लीमेंट की जा चुकी है। स्टेट इमरजेंसी भी जानने लायक है क्योंकि कई बार लगभग सवा सौ बार इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। 125 के आसपास से इम्प्लीमेंट किया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी थैंकफुली आज तक ये नहीं लगी है। चलिए बात करते हैं हम नेशनल इमरजेंसी की। तो नेशनल इमरजेंसी समझते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, जो कि हमारे आर्टिकल 352 में दे रखी है। ये कैसे काम करती है उसे समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लगती ही क्यों है, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। ग्राउंड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, कब ये लग सकती है, रीजन। तो इस लिहाज से अगर हम ग्राउंड चेक करने जाते हैं तो हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये दो तरीके से लगाई जा सकती है, ऑन द एक्सटर्नल ग्राउंड एंड इंटरनल ग्राउंड। एक्सटर्नल ग्राउंड यानी कोई ऐसी समस्या है जो बाहर से आई हुई है, जैसे कि अगर वॉर हो रखा है, अगर लड़ाई हो गई है, ठीक है, या बाहर से एक्सटर्नल एग्रेशन हो रखा है, एक्सटर्नल एग्रेशन। अब वॉर वाला समझ में आता है कि किसी सेना ने हम पर हमला कर दिया, तो समझ में आता है कि भाई इमरजेंसी है, काम हमको नॉर्मल लॉज के हिसाब से नहीं कर पाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हमें चाहिए होंगी। अब एक्सटर्नल एग्रेशन क्यों लिखा गया है? वॉर लिख दिया, क्या इतना सफिशिएंट नहीं था? नहीं था। क्यों? वॉर का मतलब हो गया जब दो सेनाएं लड़ रही हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब हो गया कि सामने से सेना नहीं लड़ रही है, कोई कबीला है या कोई कुछ लोगों का झुंड है, या कह सकते हो कि कोई एक ग्रुप है जो सीधी सीधी लड़ाई यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। वॉर हमेशा दो सेनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटर्नल एग्रेशन आतंकवादियों के लिए भी मान लेंगे हम, या कोई एक पूरा समुदाय खड़ा हो गया, पूरा एक रीजन खड़ा हो गया इंडिया से लड़ने के लिए। अब ऐसा हुआ है, कब हुआ है? 1948 में, जब पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किया कि चलो यार, कोशिश की कि कश्मीर को हम अपने कब्जे में ले लें। तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी ओपनली नहीं भेजी थी, बल्कि कुछ लोगों को भेजा था, अपनी आर्मी के ही थे, जिन्हें कबायली बोला गया कि भाई कबायलियों ने हमला किया है, पाकिस्तानी आर्मी ने हमला नहीं किया है। इसलिए एक्सटर्नल एग्रेशन का इस शब्द का इस्तेमाल करना हमें जरूरी लगा। इंटरनल डिस्टरबेंस की बात करें तो ये हमारे इंटरनल डिस्टरबेंस मतलब इंटरनल डिस्टरबेंस, इंटरनल डिस्टरबेंस का मतलब ये हो गया, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ इंटरनल डिस्टरबेंस लिखा गया था सब। इसका मतलब अगर इंडिया के अंदर कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाएं जिन्हें हम नॉर्मल लॉज के थ्रू टैकल नहीं कर सकते, हमें एक्स्ट्रा पावर चाहिए। अब ये इंटरनल डिस्टरबेंस मतलब, इंटरनल डिस्टरबेंस में मतलब कि कोई दंगे हो गए, या कोई एक ग्रुप खड़ा हो गया जिसने इंडिया से अलग होने की बात करनी शुरू कर दी, या जिसने इंडिया में ही बम धमाके करना शुरू कर दिया। कुछ भी ऐसा जो इंटरनली ऑपरेट किया जा रहा है
इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनिटी को तोड़ने के लिए। इसलिए इंटरनल डिस्टरबेंस का शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। लेकिन इस शब्द का बहुत गलत इस्तेमाल किया गया, बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी ऑन द इंटरनल ग्राउंड, वो भी ये कहते हुए कि साहब इंटरनल डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस, कहीं दंगे तो हो नहीं रहे थे, कहीं कोई ऐसे इंडिया को तोड़ने की बात तो नहीं कर रहा था, बस एक छोटा सा आंदोलन चल रहा था जिसे जयप्रकाश नारायण आंदोलन बोलते हैं। स्टूडेंट्स थे वो सरकार के खिलाफ कुछ आवाज उठा रहे थे, कुछ धरने दे रहे थे, और ये तो पूरा पॉलिटिकल मामला है, इसमें कहीं देश की इंटीग्रिटी या इसके यूनिटी को लेकर खतरा तो था ही नहीं। लेकिन उन्होंने इसे इंटरप्रेट कर दिया एज ए इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, कुछ धरने दे रहे हो, तो उसे इसे डिस्टर्बेंस माना जाएगा। इस ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी। हालांकि 44th अमेंडमेंट में 44th अमेंडमेंट में इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द को हटाकर यहां लिख दिया गया आर्म्ड रिवेलियन। आर्म्ड रिवेलियन, आर्म्ड रिवेलियन का मतलब कि हम तब तक उसे डिस्टरबेंस नहीं मानेंगे जब तक यहाँ के लोग अपने हाथों में हथियार ना ले लें। अगर हाँ हथियार ले लिए हैं तो बिल्कुल ये एक इंटरनल डिस्टरबेंस माना जाएगा। अगर कोई शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहा है, सरकार से कुछ सवाल जवाब कर रहा है या सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो उसे इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं माना जाएगा, उसे नेशनल इमरजेंसी के लिए ग्राउंड नहीं माना जाएगा। तो हमने अपनी गलतियों से सीखा। देखो एक शब्द की वजह से ही पूरा मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आर्म्ड रिवेलियन शब्द का इस्तेमाल किया गया बाद में। अब जो इमरजेंसी हमने लगा दी है ये किस एरिया तक रहेगी, देखो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो डिस्टरबेंस है वो कहाँ पर है। अगर पूरे इंडिया में डिस्टरबेंस है तो ये पूरे इंडिया में इमरजेंसी लग जाएगी। अगर हमें लगता है कि यार पूरे इंडिया में नहीं है, सिर्फ एक पार्ट में डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उस पार्ट में इमरजेंसी लग जाएगी। हाँ, पूरे इंडिया को इमरजेंसी की जद में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें एक और चीज है। मान के चलो कि कोई एक पार्ट है, सपोज करो ये एक कंट्री है, इसके इस पार्ट में डिस्टरबेंस हो रहा है, यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई, यहाँ पर इमरजेंसी लग गई। लेकिन हमें महसूस हुआ कि यार यहाँ वाला स्टेट है ना, इसमें भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं। कुछ लॉ, जो लॉ हमने नेशनल इमरजेंसी के दौरान इस स्टेट में बनाए थे, सपोज करो ए स्टेट में बनाए थे, इनमें से कुछ लॉ बी स्टेट में भी लागू हो जाने चाहिए। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तो नेशनल इमरजेंसी वाले पार्ट के लॉ हम किसी और स्टेट में भी लागू कर सकते हैं, भले ही बी पार्ट में हमने इमरजेंसी अनाउंस नहीं की है। खैर आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और भी बात करेंगे। प्रोक्लेमेशन कैसा होता है, यानी इसको लगाते कैसे हैं, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। देखो पहले हमें ये लिखा गया था कि देखो जब प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इमरजेंसी नहीं लगा सकते। कब लगाएंगे, जब प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। अब जब ये लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ने इसका गलत इस्तेमाल किया। इंदिरा गांधी ने किसी से पूछा नहीं और सिर्फ खुद जाके बोल दिया कि भैया इमरजेंसी लगा दो। फिर बाद में जाके 44th अमेंडमेंट में हमने कहा कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने से काम नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर को हमने जो काउंसिल दे रखी है, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनका रिकमेंडेशन भी होना जरूरी है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर दोनों ही रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट मानेंगे। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसीडर नहीं किया गया है और प्राइम मिनिस्टर सीधे पहुंच गए कि भैया इमरजेंसी लगा दो, तो प्रेसिडेंट मना कर सकते हैं। प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है इन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को मानने के लिए। तो 44th अमेंडमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट इमरजेंसी के लिए बहुत जरूरी है। एक बार ये इमरजेंसी लग जाती है, मान के चलो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि भैया लगा दो, पहले क्या था, इसे अप्रूव कराने की जरूरत नहीं थी किसी से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोल दिया दैट इज सफिशिएंट। फिर हमने बोला यार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री किसी एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए मोटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, मोटिवेटेड भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक चेक एंड बैलेंस वाला थ्योरम लाए, हमने कुछ फिल्टर लगाए। क्या कहा कि देखो जब आप नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करोगे तो इसे पास कराना जरूरी है। किससे पास कराना जरूरी है, पार्लियामेंट से, यानी लोकसभा से और राज्यसभा से। कब कराओगे, 2 महीने के अंदर।
2 महीने के अंदर आपको इसे पास कराना होगा। लेकिन 44th अमेंडमेंट में हमने 2 महीने वाला क्लॉज था, इसको हटाकर 1 मंथ कर दिया। ठीक है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा से ये पास कराना होता है। अच्छा, जब ये सेशन में होती है, यानी लोकसभा जब सेशन में होती है, राज्यसभा सेशन में होती है, तब आपको 1 महीने के अंदर इसे पास कराना होता है। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास जो सेशन है, ये 3 सेशन हमको देखने को मिलते हैं, दैट इज बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। यानी इसका मतलब ये हो गया कि लोकसभा हमारी या राज्यसभा हमारी पूरे 365 दिन काम नहीं करती है, बल्कि ये इन सेशन में करती है। तो यानी बीच में कोई गैप भी आता होगा। अगर ऐसा हो जाए कि जब लोकसभा सेशन में नहीं है और राज्यसभा सेशन में नहीं है, तो क्या करें? तो हमें करना ये होगा कि जब भी लोकसभा या राज्यसभा सेशन में आती हैं, इन्हें विद इन 30 डेज, इन्हें विद इन 30 डेज इसे पास करना होता है। अब जैसा कि हमें मालूम है कि लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है और राज्यसभा परमानेंट हाउस, यानी ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा जब डिसॉल्व हो चुकी हो, तब इमरजेंसी लगाई गई हो। ऐसे में लोकसभा तो है नहीं, ऐसे में हमें राज्यसभा से इसे पास कराना होगा। जब तक कि लोकसभा नहीं आ जाती है तब तक एटलीस्ट राज्यसभा से तो इसे पास कराना ही कराना होगा विद इन 30 डेज। एक बार ये अप्रूव हो गई तो ये कब तक रह सकती है? पहले नियम ये था कि जब तक कैबिनेट चाहे तब तक ये एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन हमने देखा कि जैसे इसका गलत इस्तेमाल उठाया गया इस क्लॉज का, इंदिरा गांधी इसको बहुत लंबे समय तक लगा के रखती हैं। तो हम कुछ सीखते हैं, सीखते ये हैं कि भाई 44th अमेंडमेंट में कुछ बदलाव करते हैं, 44th अमेंडमेंट में बदलाव करते हैं और कहते हैं कि एक बार इसको पास कर दिया गया, ये 6 महीने तक सर्वाइव करेगी, इसके बाद इसे रिन्यू करना पड़ेगा। हालांकि रिन्यूअल अनलिमिटेड है, रिन्यूअल जितने बार चाहो उतने बार करा सकते हो, आपको इसे पास तो कराना ही कराना पड़ेगा 6 महीने में, हर 6 महीने। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें इसे पास कराना ही कराना है लोकसभा और राज्यसभा से, तो कैसे पास कराएं, इसकी मेजोरिटी क्या रहेगी? मेजोरिटी को समझ लेते हैं। देखो, पहले नियम यह था कि लोकसभा से अगर आपको पास कराना है तो आपको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। लोकसभा से पास कराने में सिंपल मेजोरिटी, और सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये हो गया कि जितने लोग आए हैं प्रेजेंट एंड वोट का 50%। सपोज करो कि हमारी जो असेंबली है ये 545 लोगों की है, लेकिन जिस दिन वोटिंग होनी थी, जिस दिन इमरजेंसी को पास करना था, उस दिन सिर्फ 400 लोग ही आते हैं और 400 में से सिर्फ 300 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में। ऐसे में नेशनल इमरजेंसी को पास कराने के लिए हमें जो मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, ये 151 वोट की जरूरत पड़ेगी। पहले नियम ये था जो कि सरकार आराम से इसे अचीव कर भी लेती, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल होते हुए हमने देखा, फिर हम कुछ सीखे और हमने 44th अमेंडमेंट में कहा कि सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, प्लस आपकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ये 50% से ज्यादा होनी चाहिए, यानी 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ आपकी हाँ बोलनी चाहिए। अब ये हाँ बोलने का मतलब क्या हो गया? देखो, 2/3 तो हम बोल देंगे कि भाई प्रेजेंट एंड वोट का 2/3 चाहिए, जितने भी लोग आए हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सरकार कभी इतनी अथॉरिटेरियन हो जाए कि बोले कि भाई ऐसा है कि सिर्फ 200 लोग ही आएंगे, बाकी सबको पकड़ के जेल में डाल दो। और ये 200 लोग सरकार के बिल्कुल खासम खास लोग हैं, इनमें से सब बोल देंगे कि हाँ भाई ठीक है, हम तैयार हैं, ठीक है, और हम नेशनल इमरजेंसी को पास करते हैं। तो ऐसे में 2/3 तो इसका हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक और इसमें फिल्टर लगाया गया, फिल्टर ये था कि टोटल स्ट्रेंथ का 50% भी हमें यस बोलना चाहिए, और टोटल स्ट्रेंथ का 50% यानी 545 का 50%, ये लगभग 273 के आसपास ये बैठेगा। तो हमें 272 एटलीस्ट 273 लोग, बेसिकली 273 लोग चाहिए जो हाँ बोलें, तो ही हम इसे पास मानेंगे। ये क्लॉज एक सेफ्टी क्लॉज के तौर पे लगाया गया। इसका मतलब ये हो गया कि इमरजेंसी लगाना पहले आसान था,
44th अमेंडमेंट के बाद इसको थोड़ा सा टफ बना दिया। राज्यसभा कैसे पास करेगी? तो राज्यसभा बाय सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगी, राज्यसभा बाय सिंपल मेजोरिटी। राज्यसभा पर इतनी पाबंदियां नहीं है, लोकसभा को बहुत सेंसिटिव माना गया है इस मामले में। एक बार ये इमरजेंसी लग गई, अब हमें इसे हटाना है, तो हटाने के लिए इन्हें रिवोकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवोकेशन के लिए दो मेथड हैं, दो मेथड से हटाई जा सकती है। पहला मेथड कैबिनेट बोल दे, जो हमारी कैबिनेट है यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड विद प्राइम मिनिस्टर, अगर ये रिकमेंड कर देते हैं तो फिर इसे प्रेसिडेंट हटा देंगे। दूसरी बात, अगर कैबिनेट बोलती है कि नहीं हम नहीं हटाएंगे, लेकिन लोकसभा के मेंबर ये फील करते हैं कि नहीं इसे हट जाना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे में लोकसभा एक सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर सकती है और इसे हटवा सकती है, यानी सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी से हमें रेजोल्यूशन पास करना है और ये इमरजेंसी हट जाएगी। इन केस अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो ऐसे में क्या किया जाए? लोकसभा सेशन में है नहीं और हमें इमरजेंसी हटवानी है, ऐसे में हमें करना ये होगा कि जितने एमपी हैं, ठीक है, वो इकट्ठे होंगे, सारे तो नहीं लेकिन हाँ 10%, 10% टोटल स्ट्रेंथ के जो हमारे एमपी हैं ये खड़े होंगे और प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। और 10% का मतलब हो गया 54 लोग, 54 या 55 लोग साथ मिलकर जाएंगे राष्ट्रपति के पास और बोलेंगे कि इस स्पेशल सेशन बुलाओ और उस स्पेशल सेशन में हम इमरजेंसी को हटवाने के लिए प्रस्ताव लाने वाले हैं। अब क्योंकि 1/10 लोगों ने इसकी हामी भर दी है, इन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो प्रेसिडेंट को इनकी बात माननी पड़ेगी और स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा। वहां पर सिंपल मेजॉरिटी से इसे पास किया जा सकता है। तो दो मेथड हमारे पास रहते हैं जिनकी वजह से हम इमरजेंसी को हटा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट तुरंत ही जाएंगे और सबको बुला लाएंगे, नहीं, प्रेसिडेंट को कम से कम 14 दिन का टाइम दिया जाएगा कि भैया 14 दिन में आप बुला लीजिए स्पेशल सेशन। प्रेसिडेंट विद इन 14 डेज स्पेशल सेशन को बुला लेंगे। तो अब तक के प्रकरण से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि भाई इमरजेंसी को लगाना टफ है, क्योंकि यहाँ पर 2/3 और 50% का सीन बनता है और इसे हटाना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी का सीन बनता है। इवन राज्यसभा से पूछने की भी जरूरत नहीं, हटाने के लिए राज्यसभा से पूछने की जरूरत नहीं है, लगाने के लिए राज्यसभा से भी पूछना पड़ेगा। अगर राज्यसभा मना कर देती है और लोकसभा हाँ बोल देती है तब भी इमरजेंसी नहीं लगेगी, दोनों हाउसेस से ये पास होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या इसका जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। जुडिशियल रिव्यू मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें कोर्ट ये देखता है कि जो काम किया गया है क्या ये नियमों के साथ काम किया गया है, ये नियमों के खिलाफ काम किया गया है। अगर कोई काम ऐसा है जो नियमों के खिलाफ काम किया गया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनवैलिड बोल सकता है, वहीं पर रोक सकता है। इसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या इमरजेंसी लगाने का जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इतनी पावर है। देखिए 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बोलता है कि ना तो कोई ग्राउंड चेक किया जा सकता है और ना ही मैनर चेक किया जा सकता है। अब 38th अमेंडमेंट यानी 1975 में जो अमेंडमेंट होता है इंदिरा गांधी के टाइम पर जब इमरजेंसी लगी होती है तब। अब क्योंकि इंदिरा गांधी को डर ये था कि कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चेक ना कर ले हमारी इमरजेंसी लगाई हुई, और अगर ये गलत पाई जाती है तो फिर हमें तुरंत हटानी पड़ेगी। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनकी इमरजेंसी को चेक ना कर सके, रीजन चेक ना कर सके और किस तरीके से लगाई गई है यानी जो लॉ की व्यवस्था है, नियम की व्यवस्था है, उसे चेक ना कर ले, इसलिए दोनों ही पर इसे बोल दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू का नहीं लिया जा सकता इनका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकती और ये व्यवस्था चलती रहती है। लेकिन मिनर्वा मिल केस में कहा जाता है कि देखो भाई हम ग्राउंड चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम ग्राउंड चेक कर सकते हैं कि मिनर्वा मिल केस में हम ग्राउंड चेक कर सकते हैं कि इमरजेंसी किस रीजन से लगाई गई, क्या वो रीजन वैलिड है। और 44th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मैनर भी चेक कर सकता है, यानी जो मेथड है उसको भी चेक किया जा सकता है
और मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हम ग्राउंड भी चेक करेंगे। तो यानी 38th अमेंडमेंट में जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो सारी हट जाती हैं। अब बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का इफेक्ट क्या पड़ता है? देखो, इमरजेंसी का इफेक्ट दो लोगों पे पड़ता है, एक तो सरकार पे पड़ता है और सिटीजन्स पे पड़ता है। सरकार पे क्या असर पड़ता है, सिटीजन्स पे क्या असर पड़ता है, इसको समझते हैं जरा। सरकार मतलब सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के रिलेशन पर कुछ असर पड़ता है। असर ये पड़ता है जब इमरजेंसी लगती है तो स्टेट की जो भी पावर होती है, जिस एरिया में इमरजेंसी लगी है वहां पर जो स्टेट है उसकी सारी पावर्स चली जाती हैं पार्लियामेंट के पास। सेंटर उनको कंट्रोल करता है। तो जो डिवीजन हमने शेड्यूल 7 में बोल रखा था कि ये सेंटर लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है और ये कॉन्करेंट लिस्ट है, ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाती है और सारी पावर अब सेंटर के पास आ जाती है। नाउ सेंटर कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, बना लीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, एक और समस्या एग्जीक्यूटिव पावर की। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब जो हमारे आईएएस आईपीएस हैं, जो हमारी पूरी कानून व्यवस्था है, जो हमारे राज्यपाल हैं, यानी जो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो पहले स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे, उनके आदेश माना करते थे। अब ये स्टेट के आदेश न मानकर सेंटर के आदेश मानेंगे। अब सेंटर इनका बॉस हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट इनकी बॉस नहीं रहेगी। इस दौरान, इमरजेंसी के दौरान जो भी लॉ बने हैं, जो भी नियम कानून बने हैं, ये जब तक इमरजेंसी रहेगी तब तक लागू रहेंगे और इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद तक लागू रहेंगे। इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद तक लागू रहेंगे। केवल फाइनेंशियल लॉ ऐसे हैं जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में लागू रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मान के चलो कि अभी इमरजेंसी लगी, अभी जून चल रहा है तो जून में इमरजेंसी लगी और अगस्त में ये इमरजेंसी हट गई, तो कायदा ये कहता है अगस्त से 6 महीने बाद तक ये इमरजेंसी के लॉ रह सकते हैं और फिर बाद में अपने आप हट जाएंगे। लेकिन फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत जो स्टेट की पावर ली गई है, जो टैक्सेशन सिस्टम अपने पास लिया गया है, जो फाइनेंशियल मैटर्स में बदलाव किए गए हैं, ये सारे बदलाव जारी रहेंगे। कब तक? जब तक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू नहीं होता। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। ये 1 अप्रैल को लागू होता है। दैट इज अवर फाइनेंशियल पावर। ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ऐसी जगह पर इमरजेंसी लगी है जो डिस्टर्ब है और वहां के लिए हमें स्पेशल लॉ बनाना पड़ा, फिर हमको एहसास होता है नहीं यार, इस लॉ की जरूरत हमें किसी और स्टेट में भी है, तो हम उस स्टेट में बिना इमरजेंसी लगाए उस लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी पूरा प्रकरण ये बताता है कि स्टेट की पावर कुछ नहीं रहेंगी, स्टेट पावर जीरो हो जाएंगी, सारी पावर सेंटर के पास चली जाएंगी। यानी जो फेडरल फीचर था, फेडरल स्ट्रक्चर था, यह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सेंट्रल फीचर में, यूनिटरी फीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट खत्म नहीं की गई है, सस्पेंड नहीं की गई है, ना ही असेंबली डिसॉल्व की गई है। सिंपली किया ये गया है, इनकी पावर इनसे छीन ली गई है। जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो इनकी पावर्स इन्हें लौटा दी जाएंगी और स्टेट असेंबली एज सच जैसे काम कर रही थी, बाद में दोबारा से काम करना शुरू कर देगी। सरकार जो पहले बनी हुई थी वो लागू रहेगी और फिर से अपना काम करना शुरू कर देगी। इन केस अगर हम बोले, मैंने आपको बताया कि जैसे सेंटर के पास सारी पावर चली जाएगी, सेंटर का मतलब क्या? पार्लियामेंट। सेंटर के पास सारी पावर चली गई, लॉ मेकिंग पावर स्टेट की। अगर क्या हो कि लोकसभा उस समय पर लोकसभा सेशन में ना हो और हमें स्टेट लॉ पर इमरजेंसी में कोई रूल बनाना पड़ जाए, कोई ऐसा लॉ बनाना पड़ जाए जो स्टेट सब्जेक्ट का आइटम है, देन इन दैट कंडीशन प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट सब्जेक्ट पर भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। स्टेट पर भी ये ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट, अगर जरूरत पड़ जाती है तो। अब बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी लोकसभा है, सॉरी हमारी जो स्टेट असेंबली है, ये डिसॉल्व नहीं होती। सपोज करो कि इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है,
और लगी होने के दौरान जो स्टेट असेंबली है इसका टेन्योर पूरा हो जाए। सपोज करो 2023 में इमरजेंसी लग गई, ठीक है, जून महीने में ये इमरजेंसी लग गई किसी एक पर्टिकुलर स्टेट एरिया में, ठीक, और वहां की जो असेंबली है ये अगस्त में एक्सपायर हो रही है। ऐसे में वहां पर जब तक इमरजेंसी लगी, लॉ ये कहता है कि हम वहां पर इलेक्शन नहीं करा सकते। तो हम क्या करेंगे, जो स्टेट असेंबली है इसको एक्सटेंड कर देंगे, कितना, 1 साल तक। 1 साल के लिए स्टेट असेंबली को एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर हम ये बोलें कि आज हमारी इमरजेंसी खत्म हो गई और हमारी स्टेट असेंबली का जो टेन्योर है वो भी आज ही खत्म हो रहा है, दोनों ही एक ही साथ खत्म हो रहे हैं, तो नियम ये कहता है कि कल हमें इलेक्शन कराने पड़ेंगे। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां पे तुरंत इलेक्शन कराए जा सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेट असेंबली को इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। ध्यान रखना, 6 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, इवन आफ्टर द इमरजेंसी। बस इसके बाद एक्सटेंड नहीं करेंगे, इसके बाद हमें इलेक्शन में जाना ही होगा। ठीक है, अब समझते हैं, ये तो पूरा हमारा हो गया कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसे काम करता है। अब हम समझते हैं सिटीजन्स पर क्या असर पड़ता है।